यूबी ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद अब वक्त था किंगफिशर को एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाने का। एक ऐसी एयरलाइन जो सस्ते प्राइस पर वर्ल्ड क्लास सर्विस देने के वादे के साथ बनाई जा रही थी। इस अनाउंसमेंट के बाद न सिर्फ बाकी बोर्ड के मेंबर्स बल्कि विजय माल्या के खुद के कॉलेज के दोस्त भी कहीं न कहीं थोड़ा नाराज थे। यहाँ तक कि यूबी ग्रुप के प्रेसिडेंट कल्याण गांगुली ने विजय माल्या के इस एक्सपेंशन आइडिया पर पूरी तरह से क्वेश्चन उठा दिया था। इम्पॉसिबल विजय, किंगफिशर इज अ स्पिरिट ब्रांड, लोग हमें एसोसिएट ही बियर से करते हैं, अब ये एयरलाइन लाने का भला क्या मतलब है। हालांकि विजय माल्या ये सब कुछ सिर्फ अपनी इमेज के लिए कर रहा था। एक अल्कोहल ब्रांड चलाने से इंडिया के लोग शायद उस इंसान को कभी भगवान ना माने, लेकिन एक एयरलाइन जैसी एस्पिरेशन चीज को चलाने में सब लोगों की रिस्पेक्ट विजय माल्या के साथ होगी। हाँ कल्याण, मुझे लगा था कि तुम सवाल जरूर करोगे, लेकिन फिलहाल अप्रैल 2004 चल रहा है और हमारे पास ठीक एक ही साल का वक्त है। आई एम नॉट किडिंग। हाँ, 7 मई 2005 को किंगफिशर का पहला फ्लाइट टेक ऑफ करेगा और वो भी पूरी शान के साथ। इसलिए मुझसे सवाल करने के बजाय ये सोचो कि आखिर जल्द से जल्द ऐसा कैसे हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक्सपेंशन प्लान ही गलत है, और दूसरी बात ये कि एयरलाइन चलाने के लिए हमें प्लेन्स का ऑर्डर देना पड़ेगा। एक प्लेन के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए 2 से 3 साल का वेटिंग होता है, तो आखिर कैसे लाएंगे हम प्लेन्स। ओफो गांगुली, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हजारों कंपनीज प्लेन बनाती हैं, 2 ही हैं सिर्फ, एक बोइंग और दूसरी एयरबस। अब जब प्लेइंग फील्ड ही इतनी लिमिटेड हो कि हमें 2 ही कंपनी से डील करना हो, तो अपने कॉन्टैक्ट्स कब काम आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीज पर सवाल नहीं थोड़ा फेथ दिखाओ। ये प्रोजेक्ट फाइनली किंगफिशर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2010 तक हम सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट एयरलाइन बन जाएंगे। हम ऐसी सर्विस देंगे कि सिर्फ इंडियंस नहीं बल्कि बाहर के लोग भी हमारी फ्लाइट्स में बैठने के लिए एस्पायर करेंगे। विजय, आप लॉजिस्टिकली नहीं सोच रहे हो। इट इज इम्पॉसिबल। हमें किसी फॉरेन लिकर ब्रांड को एक्वायर करना चाहिए या और भी इंटरनेशनल वैरायटी इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। बट दिस आइडिया कैन लीड अस टू हेल। एयरलाइन शुरू करना मजाक नहीं है। गांगुली की इस बात पर विजय जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोगों को देखा और चारों तरफ एक नजर घुमाई। अरे भाई, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है मेरा ये आइडिया? नॉट एट ऑल गांगुली। देखो, नजरें घुमाओ, चारों तरफ सब सीरियस है क्योंकि सबने सोचना शुरू कर दिया है कि अगले साल के 7 मई को किंगफिशर का पहला प्लेन कैसे आसमान में उड़ेगा। लेकिन तुम्हारे सवाल ही नहीं खत्म हो रहे हैं। अब तुम ही बताओ, इस तरह सवाल ही करते रहोगे तो भला हम काम कब करेंगे? हाँ? गांगुली ये सुनने के बाद इस बात को मान चुका था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन विजय जिद्दी है। वो अपनी ईगो, अपने बड़े रुतबे और अपनी जिद को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसे क्वेश्चन करना फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए गांगुली ने कुछ नहीं बोला और फिर 1 मिनट की चुप्पी के बाद विजय ने जोश में सबको ऑर्डर दिया। डिसमिस्ड। अब आइडियाज के साथ ही आना मेरे पास, सवालों के साथ नहीं। इसके बाद विजय अपने ऑफिस में चला गया और किंगफिशर एयरलाइन के लिए सब तैयारियों में लग गए। नरेश मल्होत्रा सबसे पहले माल्या के पास आया और उसके ऑफिस में सामने बैठ गया। वेल, आई थिंक विजय, ऐसा भी नहीं है कि एयरलाइन बनाना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें बड़ी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे शराब के बिजनेस से प्रॉफिट तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काफी होगा हमें पूरी एयरलाइन 1 साल में स्टार्ट करने के लिए, और वो प्रॉफिट तो वापस शराब के धंधे में री इन्वेस्ट भी होगा। साथ में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। इसलिए हमें या तो इन्वेस्टर या किसी बैंक से लोन फाइनेंस करवाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स नरेश, आई अंडरस्टैंड। हमें लोन फाइनेंस करवाने के लिए सोचना होगा। किसी बड़े बैंक के पास जाएंगे तो हो सकता है लोन रिजेक्ट हो जाए, इसलिए हमें एक छोटे बैंक के पास जाना होगा। अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस के थ्रू मैं IDBI बैंक के मैनेजर के साथ बात करता हूँ। शायद वहाँ से लोन लेना सबसे आसान रहेगा। हाँ, मैं अपनी कोलकाता ब्रांच के मेन मैनेजर को फोन लगाकर तुम्हारी मीटिंग उनसे सेट करवाता हूँ। हाँ नरेश, ठीक है। और कंपनी के CFO रवि नेदुनगढ़ी को भी इसमें इन्वॉल्व रखना ताकि अकाउंट्स का प्रॉपर हिसाब रहे। नरेश ने रवि को कहकर एयरलाइन शुरू करने के लिए एक लोन सैंक्शन करवाने की बात कही। वैसे तो रवि नेदुनगढ़ी एक काबिल CEO था, लेकिन IDBI बैंक से बात करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। कंपनी को लोन के लिए मना कर दिया गया था। ये बात माल्या को भी पता थी, लेकिन फिलहाल उसने पैसों की चिंता नहीं की। माल्या को किसी भी तरह सबसे पहले एयरक्राफ्ट की डील करनी थी। उसके बाद न सिर्फ उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस, लेकिन
फाइनेंसिंग के हजारों तरीके होने की वजह से वो पैसे की चिंता नहीं करना चाहता था। हेलो मिस्टर किरण राव, हाउ आर यू मैन? किरण राव एयरबस कंपनी को प्लेन्स बनाती है, उसका इंडिया हेड। हालांकि वो भी माल्या को नाम से जानता था, लेकिन उसे भी विजय माल्या एक फ्लैम्बॉयंट और प्लेबॉय पर्सनालिटी वाला इंसान लगता था। हे विजय, ग्लैड टू सी यू। आई एम गुड। आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ बताइए? आना तो इसलिए हुआ क्योंकि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास आपके 10 A310 और 10 A320 हो। किंगफिशर अपने बिजनेस को एयरलाइन इंडस्ट्री में एक्सपैंड कर रहा है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा कोऑपरेट करें। ओह वाओ विजय, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन फिलहाल कंपनी से प्लेन्स डिलीवर होने में 2 साल का वेटिंग है। प्लेन्स की डिमांड इंडिया में भले ही कम है, लेकिन बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है। ओफो, दैट वुडंट वर्क किरण। यू नो मैं कैसा हूँ? नेक्स्ट ईयर 7 मई को एयरलाइन स्टार्ट करनी है, मतलब नेक्स्ट ईयर की इस डेट तक ये हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई भी दिक्कत आए। ऑफ कोर्स। लेकिन उसके लिए अगर आपको इमरजेंसी में प्लेन चाहिए तो फिर थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि आपके लिए प्लेन्स थोड़े महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, जब एक प्लेन की कीमत की बात होती है तो एक नैरो बॉडीड प्लेन जिसमें सिर्फ 2 लाइंस में एक बस की तरह सीट्स होती है, उसकी कीमत करीब $100 मिलियन है। हालांकि उस वक्त पर ये प्लेन्स सस्ते होंगे, लेकिन उस वक्त रुपए की वैल्यू अलग थी, तो इसीलिए चीजें भी सस्ती थी और लोगों की कमाई भी कम थी। महंगाई बढ़ने के साथ साथ आज रुपए की वैल्यू भी कम हुई है, जिससे हमारी सैलरी भी बढ़ी हुई होती है और साथ में हमारे खर्चे भी। लेकिन फिलहाल तो माल्या को फाइनेंसिंग की जरूरत थी और उसे पैसे चाहिए थे। वो किरण राव के ऑफर के सामने बैठा सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन माल्या जिद्दी था। उसके रास्ते में कोई पत्थर आता तो वो फिर भी गाड़ी को उसी स्पीड से चलाने वाला इंसान था। उसे अपनी जिद के सामने झुकना ही पसंद था, न कि सेंसिबली सोचना। इसलिए वहाँ बैठे बैठे माल्या ने किरण राव से हाथ मिला लिया। ठीक है किरण, लेट्स कंसिडर इट अ डील। आप 3 से 4 एयरक्राफ्ट तो नेक्स्ट ईयर तक ही डिलीवर कर दो, फिर हम फाइनेंसिंग का भी धीरे धीरे देखते हैं। जस्ट रिमेम्बर द डेट, 7 मई 2005। ये डील करके विजय वहाँ से चला गया था और उसके बाद विजय ने यूबी ग्रुप के ही नेट प्रॉफिट से जैसे तैसे अपनी एयरलाइन की स्टार्ट में फाइनेंसिंग की थी। साथ में उसके जानकार काफी बड़े लोग थे जिससे उसने इन्वेस्टमेंट ली थी। वैसे दोस्तों, एक एयरलाइन को शुरू करना इतना बड़ा गेम है कि एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है, इफ यू आर अ बिलियनियर, स्टार्ट एन एयरलाइन एंड देन बिकम अ मिलियनियर। यानी कि अगर आप एक बिलियनियर हो तो आप एयरलाइन जैसी इंडस्ट्री में कदम रख सकते हो। और एयरलाइन इतना रेगुलेटेड और लॉस मेकिंग बिजनेस है कि आप उसे सस्टेन करते करते एक बिलियनियर से मिलियनियर बन जाओगे। यानी कि एयरलाइन एक घाटे का सौदा है, पर माल्या के लिए तो उसकी इमेज एक बड़ी डील थी। एयरबस के इंडियन हेड किरण राव से डील करने के बाद उसे ये तो यकीन हो गया था कि कम से कम उसके पास अगले साल से पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक प्लेन होगा। इसके बाद अगली बारी आती है फ्लाइंग लाइसेंस और स्टाफ की। विजय माल्या ने अपने ऑफिस में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की। स्टाफ को थोड़ा देखकर हायर करना होगा विजय। वी नीड टू कीप द कॉस्ट इन माइंड। ऑलरेडी एयरलाइन पर बहुत पैसा लग चुका है। तुम चिंता मत करो योगेश, लेकिन एयरलाइन की एक एयर होस्टेस से लेकर एक पायलट तक मेरी स्क्रीनिंग के बाद ही चूज किया जाएगा। हमें सारे ब्यूटीफुल फेसेस को एयरलाइन में रखने की जरूरत है ताकि वो हमारे एक्सपीरियंस से मैच कर सके। और एयरलाइन में टॉप क्लास पायलट्स भी चाहिए जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो और वो साथ में पर्सनालिटी वाइज भी अच्छे हों। विजय ने इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में एक एयर होस्टेस से लेकर सब कुछ खुद ही चूज किया। किंगफिशर के नाम पर कैलेंडर शूट्स, बड़े बड़े इवेंट्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ अभी भी चालू था। पूरी दुनिया में किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी और सब बस इंतजार कर रहे थे कि जिस हिसाब से किंगफिशर की ब्रांड इमेज है, उस तरीके से एयरलाइन में सर्विस आखिर किस तरह से विजय माल्या प्रोवाइड करने वाला था। एयरलाइन को खड़ा करने में खर्चा बहुत हो रहा था, लेकिन माल्या के अय्याशियां, थीम पार्टी से लेकर उसकी महंगी कार्स तक किसी में कोई कटौती नहीं हुई थी। विजय माल्या का लाइफस्टाइल अभी भी उतना ही फैंसी था जितना पहले हुआ करता था। नहीं तो अक्सर देखा जाता है जब आप इतनी बड़ी चीज शुरू कर रहे हो तो खर्चे की वजह से इंसान का लाइफस्टाइल थोड़ा माइल्ड हो जाता है। लेकिन विजय माल्या को ये भी नहीं पसंद था। उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम को हायर किया और लगभग स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टाफ से फ्लाइट स्टाफ से लेकर पायलट्स तक सबको एक अच्छी सैलरी ऑफर की।
इससे किंगफिशर का खर्चा शुरू से ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो भी इस एयरलाइन के लिए काम कर रहा था वो इसी उम्मीद में बैठा था कि आने वाले 2 से 3 सालों में उनकी एयरलाइन प्रॉफिटेबल बन जाएगी या एटलीस्ट ब्रेक इवन तो हो ही जाएगा, क्योंकि अभी भी यूबी ग्रुप का अल्कोहल बिजनेस तो नंबर 1 ही था और वहां से फाइनेंस करके अभी ये एयरलाइन बिल्ड की जा रही थी। विजय, हमें फ्लाइंग लाइसेंस के लिए भी डीजीसीए से बात करनी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बहुत सारे क्लॉजेस हैं, उन्हें भी देखना पड़ेगा कि सब पूरे हैं या नहीं। आलोक यार, तुम भूलो मत कि मैं कर्नाटका से एक एमपी हूँ और मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से ही आज यूबी ग्रुप देश का नंबर 1 अल्कोहल सेलिंग ग्रुप है। और इसलिए एविएशन मिनिस्ट्री तो क्या, हमें किंगफिशर का फ्लाइंग लाइसेंस अमेरिकन एविएशन मिनिस्ट्री से भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसलिए मुकेश अंबानी कहते हैं कि अगर एक धंधे को बड़ा बनाना है तो उसमें पॉलिटिकल बैकिंग जरूर होनी चाहिए। हमें चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बात परमिशन और बाकी रूल्स रेगुलेशंस की आती है तो सबसे ज्यादा नेता लोग ही व्यापारी लोगों के काम आते हैं। विजय माल्या ने अपने आसपास के पॉलिटिशियन को इतनी घूस खिलाई थी कि वो जानता था कि पॉलिटिकल साइड से उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी मुसीबत थी तो वो फाइनेंसिंग की ही थी। ये बात अंदर से माल्या को भी पता थी कि किंगफिशर को आगे जाके लोन्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी अर्ली स्टेजेस पर किसी इन्वेस्टर से पैसा लेंगे तो वो एयरलाइन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए माल्या यही चाहता था कि उसे फाइनेंसिंग ऐसी जगह से मिले जिससे उसकी ऑटोनॉमी पर कोई आंच न आए। जिस तरह से वो चाहता है बिजनेस वैसे ही काम करे, क्योंकि इन्वेस्टर्स हमेशा बैलेंस शीट से लेकर बिजनेस की वायबिलिटी तक सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। लेकिन 1 साल के स्ट्रगल और कॉन्टैक्ट्स के साथ फाइनली मई 2005 तक किंगफिशर के पास एक पूरी टीम थी, प्लेन्स थे और साथ में फ्लाइंग लाइसेंस भी था। और ये बात विजय माल्या ने काफी पहले एयर इंडिया की एक पार्टी में अनाउंस कर दी थी कि किंगफिशर की पूरी टीम फिलहाल एक एयरलाइन के लॉन्च पर काम कर रही है। उस वक्त जेट एयरवेज और एयर डेक्कन 2 एयरलाइंस किंगफिशर के मेन कॉम्पिटिटर थे। लेकिन कब तक आखिर किंगफिशर एक अच्छे वक्त को मेंटेन कर पाई, जानने के लिए सुनते रहिए अगला